हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो विज्ञान में चाहते हैं कि मेरे 95% नंबर आएँ। तो प्यारे साथी, आज की ये क्लास आप देख लेना, क्योंकि इस क्लास में मैं आप सभी लोगों के लिए विज्ञान का यानी साइंस का ऐसा वायरल पेपर आपके सामने ले करके आया हूँ। और इस वायरल पेपर के अगर आप हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग इजीली 95% ला सकते हो। और इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले इस पूरे मॉडल पेपर को देख लो एक बार, ठीक है। इस पूरे मॉडल पेपर को देखो एक बार। देखो, इस मॉडल पेपर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपको बहुत सारे स्टूडेंट से पहले ऐसे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे जो कि भैया 99% आप समझ सकते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज की ये क्लास देखने के बाद मेरी गारंटी, आपको विज्ञान में कुछ भी नहीं आता है, पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्या क्या हमें तैयार करना है, A to Z आपको पूरी जानकारी होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। और विज्ञान की मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये पूरी क्लास देख ली तो आपका कभी भी पेपर है ना, तो अगर आप ये वीडियो को देख कर जाते हो तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीज़ें बताता हूँ वो चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में इससे पहले कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं। तो प्यारे साथी, यहाँ से हम आपको बताने वाले हैं वह सारे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर यानी अभी तक जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं उन सभी बोर्ड परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चंस आपके लगातार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न पत्र में आपको टोटल 3 खंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रश्न पत्र में आपको टोटल 3 खंड देखने को मिलेंगे, खंड का, खंड खा और खंड गा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं उपखंड का की, तो उपखंड का में प्यारे साथी यहां पर आपको जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं वह सारे के सारे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो प्रश्न हमारा है कि आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दे दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चंस में अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए FeCl3, ठीक है, फेरस क्लोराइड है जो कि H2O से अभिक्रिया करता है, ठीक है। और हमारे पास Y कोई एक और हमारे पास कह सकते हो तत्व है। तो ये तीनों के तीनों तत्व आपस में अभिक्रिया करके FeCl2 बनाते हैं, H2SO4 बनता है और आपका HCl बनता है। प्यारे साथी, यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है कि ये जो हमारा Y तत्व है, ये जो हमारा Y तत्व है प्यारे साथी, ये आपका कौन सा तत्व है, ठीक है। तो इस तत्व का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर अभिक्रिया की, तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन देखता हूँ तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है यस यानी सल्फर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से अपने सही आंसर की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा SO2। अब मैं आपको बताता हूँ SO2 यहाँ पर बिल्कुल सही क्यों होगा। तो देखो, यहाँ पर हमारा आ रहा है SO4, और हमेशा याद रखना कि SO4 का निर्माण तभी होगा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमारी सल्फर डाइऑक्साइड प्रयोग की जा रही होगी, ठीक है। तो इस अभिक्रिया की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमें कहीं पर भी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं दिख रही थी, तो जायज सी बात है कि यहां पर हमारी सल्फर डाइऑक्साइड Y के स्थान पर हमारी होने वाली है, ठीक है। तो तब जाकर के आप लोग कह सकते हो कि हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 हमारा प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस रिएक्शन को समझ सकते हैं और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार बोर्ड परीक्षा से पहले कर लेना, ठीक है। चलिए, ऐसे ही अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर भी प्यारे साथी आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दे दी गई है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि इस रासायनिक अभिक्रिया को बताइएगा कि यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन यहां पर हमारे वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले इसके सही आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्यों होगी। तो चलिए बात करते हैं कि हाँ, ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया क्यों होने वाली है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब कभी भी कोई भी कम अभिक्रियाशील, ठीक, याद रख लेना, जब भी कभी कोई कम अभिक्रियाशील अभिकारक,
ठीक है। जब वह अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक से अभिक्रिया करता है तो हमेशा अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक जो होता है वह कम अभिक्रियाशील अभिकारक को उसी के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है। एल्युमिनियम जो होता है प्यारे साथी ये एक अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ Fe यानी फेरस को, तो प्यारे साथी ये आपका एक कम अभिक्रियाशील अभिकारक है। तो देखिए फेरस का यहाँ पर Fe2O3 एक विलयन दे रखा है। अब इस विलयन से देखिए क्या हो रहा है कि ये एल्युमिनियम जो है ना ये फेरस को उसी के विलयन से हटा दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, है ना। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से, बेहद अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जरा यहाँ ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक अभिक्रिया करके क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरी की पूरी वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जिंक धातु H2SO4 से अभिक्रिया कर रही है और आप लोगों का ZnSO4 बन रहा है और आपका हाइड्रोजन गैस जो है ये भी बाहर निकल रही है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है प्यारे साथी, तो आपकी ये जो अभिक्रिया है ये भी आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अब आपको हमें ये कमेंट करके बताना है कि जो हमारा जिंक है ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है या फिर कम है। तो आप कहेंगे प्यारे साथी कि जिंक धातु हमारी अधिक अभिक्रियाशील है और हाइड्रोजन हमारी कम अभिक्रियाशील है। इसी वजह से जिंक ने हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन से कह सकते हो कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और स्वयं उसके स्थान पर ये आ गई है। यानी यहाँ पर देख सकते हो कि H2SO4 की जगह पर यहाँ पर आप सभी लोगों को ZnSO4 प्राप्त हो रहा है। और हमेशा ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर कम अभिक्रियाशील को कोई अभिकारक जो अधिक अभिक्रियाशील होता है वह उसी के विलयन से विस्थापित कर देता है, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। और हमेशा ऐसी कंडीशन कहीं पे दिखे तो हमेशा आप लोग विस्थापन अभिक्रिया को सही कर देना, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक विलयन, यहाँ बिलियन हटा लो, यहाँ विलयन कर लो सबसे पहले तो, ठीक है। तो एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का जो सांद्रण है प्यारे साथी वह दे रखा है 1 × 10⁻12, ठीक है। 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। कह रहा है कि इस विलयन का जो पीएच मान होगा वह कितना होगा। तो अगर मैं बात करता हूं इस विलयन तो यदि मैं बात करता हूं कि भैया इस विलयन का हमारा पीएच मान कितना होगा, ठीक है। तो हमेशा देखिए सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं इसका। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा समझते हैं कि ये 2 कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए 2 को समझने के लिए इस पूरे क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को हाइड्रोक्साइड आयन दे रखा है। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है कि भैया यहाँ पर OH का मान आपको दे रखा है। OH का मान कितना दे रखा है प्यारे साथी? OH माइनस का मान आप लोगों को यहाँ दे रखा है 1 × 10⁻12। अब जब भी कभी हम लोग OH से pH वैल्यू निकालते हैं ना, pH वैल्यू, तो हमेशा याद रख लेना कि एक फार्मूला प्रयोग होता है आप लोगों का कि OH + pH, ठीक है। OH + pH बराबर में 14। ये फार्मूला हमेशा आप लोगों को इस्तेमाल करना है प्यारे साथी। तो सबसे पहले तो मैं OH, है ना, सबसे पहले OH नहीं POH मैं निकालूंगा। इस OH से सबसे पहले मैं POH निकालूंगा। जब हमारा POH निकल के आ जाएगा प्यारे साथी तो मैं इस फार्मूले में अप्लाई कर दूंगा और यहाँ से मुझे pH का मान निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग pH वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जरा ध्यान से समझना आप लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्यारे साथी क्या कर रहा हूँ, जरा उसको समझ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर OH माइनस आयन बराबर माइनस का लॉग, ठीक है, माइनस का log 10 और आप लोग यहाँ पर OH माइनस कर दीजिए क्योंकि हम लोग POH निकाल रहे हैं तो POH करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप OH कर दोगे। अब देखो इस OH की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 × 10⁻12। तो माइनस का log 10, ठीक है, ब्रैकेट में इसको कर दो 1 × 10⁻12, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा log 10 गुणित, जब log 10 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो log 10 की घात -12, ठीक है। तो ये जो माइनस का 12 है प्यारे साथी, ये माइनस का 12 प्यारे साथी आपका क्या बन जाएगा? इधर जब ये आएगा देखो समझो, ये देखो
एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, देखो log a और पावर में अगर b है तो ये log a b हो जाता है, क्या हो जाता है, log a b हो जाता है, ठीक है। तो माइनस का log 12 और बाहर भी 12 है, आप सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद log 10 कर लो, ठीक है, log 10 कर लो। तो log 10 की वैल्यू आप सभी को पता होती एक होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी एक अप्लाई की थी, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथी यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो log 12 है इसका मान आप लोगों का डायरेक्ट 12 हो जाएगा, माइनस का 12 और बाहर माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 12, ठीक है। अब जरा यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई किया था कि POH, ठीक है, POH प्लस PH बराबर में 14। अब जरा यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे कि POH का मान हम लोगों का निकला है 12, ठीक है, और PH वैल्यू हम लोगों को है निकालनी। तो जरा ध्यान से समझेंगे यहाँ पर हम लोग की PH वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी। तो जब मैं PH वैल्यू निकालूंगा तो इस 12 को इस 14 से मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो 14 माइनस का 12, अब देखिए यहाँ से हमारी जो PH वैल्यू निकल के आएगी प्यारे साथी, वह यहाँ से हमारी 2 निकलेगी, ठीक है। तो PH का मान कितना निकला, तो PH का मान यहाँ से हमारा निकला 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप यह समझ सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और अगर वह पूछ से लेता है कि इसका पीएच मान कितना होगा और आपसे आयन सांद्रण दे देता है, और आपसे कहता है इस पीएच वैल्यू बताइए, इसका पीएच मान कितना होगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया था, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया जिसको आपने बेहद अच्छे से समझा होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं तो यहां कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो अगर मैं एल्काइन के सामान्य फॉर्मूले की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पर अगर मैं सबसे पहले बात की जा रही कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, किसकी, एल्काइन। तो हमेशा याद कर लेना कि एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है स्टूडेंट्स, वह आप लोगों का होता है CnH2n माइनस का 2, CnH2n, ठीक है, माइनस का 2। ये हम लोगों का होता है एल्काइन का फार्मूला, ठीक है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूं उसका आंसर मैं आपको उसके सामने भी लिख दूंगा ताकि आपको आंसर पहले से पता चल सके, ठीक है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस का 2। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं और सही टिक लगाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर हमारे सही आंसर की स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारा सही आंसर सी नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए Cn, ठीक है, H2n माइनस का 2, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है कि जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का बायो का है, हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोगों का केमिस्ट्री का होना चाहिए था, पर यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, बायो का क्वेश्चन आ गया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोगों को बायो का ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि जठर ग्रंथियां उपस्थित कहाँ पर होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर। तो जो जठर ग्रंथियां हमारी होती हैं, आप सभी को याद कर लेना है कि ये हमारी आमाशय में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, आमाशय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो, हर साल ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए अब आपकी स्टार्ट हो रही है उपखंड खा, यहाँ से आपका उपखंड खा स्टार्ट हो रहा है। और अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 2026 में एकदम डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो। कह रहा है कि जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। अब इस क्वेश्चन को वापस यहाँ पर लिख दिया गया है, तो कोई बात नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए पेपर में एक की जगह 2 क्वेश्चन दे सकता, मतलब एक जैसे 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं करना है, उसी क्वेश्चन का सही आंसर करके चले आना है और आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो एक टाइप के 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछ लेता है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं, उस क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। पर आपको ऐसी कंडीशन में क्वेश्चंस को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जो भी क्वेश्चन डबल बार पूछा जाता है तो उसका आंसर जो भी सही हो वो आपको 2 बार लिख देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमाशय में, जैसा मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मानव के हृदय में अगर मैं कोष्ठों की संख्या की बात करता हूं कि मानव हृदय जो होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। टोटल कितने कक्ष होते हैं, टोटल 4 कक्ष कह लो या तो 4 कोष्ठ कह लो, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का 4 हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप नोट कर रहे होंगे।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौनापन किसके कारण होता है। तो देखिए बहुत सारे लोग आपको आम जीवन में यानी कि आसपास आप लोगों को बहुत सारे लोग बौने दिखेंगे। कैसे लोग? छोटे छोटे लोग दिखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा, जिनकी हाइट कम होती है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके दिमाग में ऐसा हो रहा होगा कि ये जो लोग बौने होते हैं, जिनकी हाइट कम होती है, ये किस कारण होती है। तो ऐसा होता है जब उनका जो वृद्धि हार्मोन होता है, जब वह बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो लोग होते हैं वह बौने हो जाते हैं। मतलब उनकी हाइट ही नहीं बढ़ती है। एक सीमित एज के बाद उनकी हाइट रुक जाती है। मान लो 6 साल के बाद उनकी हाइट ही बढ़ना बंद हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के अंदर वृद्धि हार्मोन की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि बौने लोगों के अंदर वृद्धि हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उच्च केशिरुकियों, जो हमारे उच्च केशिरुकी जंतु होते हैं, तो कह रहा है कि इनमें जो ताप ग्रही होती है कहाँ पर स्थित होती है। तो पूरा प्रश्न एक बार पढ़ेंगे कि उच्च केशिरुकियों में ताप ग्रही स्थित होते हैं। तो ताप ग्रही कहाँ पर स्थित होते हैं स्टूडेंट्स? तो देखिए जितने भी हमारे कह सकते हो भैया उच्च केशिरुकी जंतु होते हैं, उनमें जो ताप ग्रही होते हैं वह आपके त्वचा में स्थित होते हैं। कहाँ पे? त्वचा में। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों ने अच्छे से टिक लगा लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। चलिए भाई बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखो भाई बहुत ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि लगभग हर साल प्रीवियस ईयर में रिपीट होते हैं, और उन्हीं में से रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए 2026 के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और 100% गारंटी, अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली ना, तो विज्ञान में आप लोग बड़ी आसानी से 95+ नंबर ले आओगे अगर आपने क्लास को पूरा देख लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन देखेंगे। अंडाशय दे रखा है, ठीक है, गर्भाशय दे रखा है, शुक्रवाहिनी दे रखा है, अंडवाहिनी दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ से अपने सबसे सही ऑप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ से हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मादा जनन तंत्र की बात कर रहा है, तो अगर मैं मादा जनन तंत्र की बात करता हूँ तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जो शुक्रवाहिनी होती है ना, ये मादा जनन तंत्र से संबंधित भाग नहीं है, क्योंकि ये नर जनन तंत्र से संबंधित एक भाग होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद कर लेना। और अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी, ये तीनों के तीनों मादा जनन तंत्र से संबंधित भाग होते हैं भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुनरुद्भवन जो होता है वह किस में पाया जाता है। देखिए पुनरुद्भवन जो होता है ये जनन की एक प्रक्रिया होती है। पुनरुद्भवन क्या है? तो आप कहेंगे जनन। जीवों में क्या होता है? जीवों में प्यारे साथी जनन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जनन। तो जीवों में जो जनन होता है उसकी एक विधि होती है पुनरुद्भवन। तो अब पूछ रहा है कि जो पुनरुद्भवन जो प्रक्रिया होती है ये किन किन जीवों में पाई जाती है। तो प्यारे साथी यहाँ से हमारा बिल्कुल राइट आंसर आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये हाइड्रा में होता है। ठीक है, सबसे पहले तो बात करता हूँ ये हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं पुनरुद्भवन की बात करता हूँ तो ये हाइड्रा में पाया जाता है। और प्लेनेरिया नामक, ठीक है, प्लेनेरिया नामक एक जीवाणु होता है, उसमें आप लोगों का पुनरुद्भवन पाया जाता है। तो राइट आंसर देखिए हाइड्रा और इसके बाद प्लेनेरिया। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लोगे, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि जो डीएनए के रज्जु होते हैं ये किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो डीएनए के जो रज्जु होते हैं, स्टूडेंट्स जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। डीएनए की बात कर रहा है, डीएनए मतलब हमारे रक्त की बात कर रहा है। तो जो हमारा डीएनए होता है इसमें पाए जाते हैं रज्जु। तो डीएनए के जो रज्जु होते हैं वो किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, किस बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो वह बंध हमारा होता है हाइड्रोजन बंध। अगर मैं उस बंध की बात करता हूं प्यारे साथी तो वह हमारा होता है हाइड्रोजन बंध। राइट आंसर आप सभी लोगों का डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन जो भी मैं आपको करा रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप नोट करते चल रहे होंगे या तो स्क्रीनशॉट लेकर के चल रहे होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात करता क्वेश्चन नंबर अगर मैं 14 की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं
कि यहाँ से हमारा उपखंड गा स्टार्ट हो रहा है और उपखंड गा में हमारे जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स, वह सारे के सारे आपके भौतिकी के क्वेश्चंस हैं, यानी भौतिक विज्ञान के सारे क्वेश्चंस हैं। और आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जिन भी साथियों को भौतिक विज्ञान में डर लगता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको सारा कुछ डाउट, जो भी आपका डाउट है वह आपका क्लियर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, बेहद अच्छे तरीके से आप नोट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो यहाँ से देखिए मैं आपके सामने जितने भी आपके भौतिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ और आपको हर एक क्वेश्चंस अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा। और अगर आपने यहाँ से क्वेश्चंस को नोट कर लिया, भौतिकी के अगर आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए, तो इससे बाहर किसी भी अलग दूसरे टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ पहले अपने प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के, वास्तु नहीं होगा यहाँ पर, आप लोग वस्तु करना। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है, कह रहा है कि इस अवतल दर्पण द्वारा अगर मैं वस्तु के आकार के बराबर, जितनी बड़ी हमारी वस्तु है उतने आकार के बराबर हम वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए वह हमारी क्या होनी चाहिए। तो हमेशा याद रख लेना, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोगों का हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब होगा प्यारे साथी, यानी हमारी जो वस्तु होगी वह कहाँ पर बनेगी, हमारी जो वस्तु होगी वह हमारी वक्रता केंद्र पर होगी। और जब भी कभी हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, अगर हमारा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में हमारी जो वस्तु है वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखना कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के बराबर बनेगा, साथ ही साथ उल्टा बनेगा और हमेशा याद रखना वास्तविक बनेगा। तीन कंडीशन याद रखना, अगर वक्रता केंद्र पर हमारी कोई वस्तु रखी हुई है, अवतल दर्पण है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा स्टूडेंट्स वह हमारा वास्तविक होगा, वस्तु से उल्टा बनेगा, साथ ही साथ वस्तु के आकार के बराबर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी लोगों का सी नंबर यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वाला प्रश्न है, तो इस बात को आप याद रख लेना। कैसे ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन होगा, बड़े ही अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं। कह रहा है कि दर्पण और लेंस संभावित होंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर गोली दर्पण है और हमारे पास कोई पतला गोली लेंस है। ठीक है, गोली लेंस है और गोली दर्पण है, दोनों की जो फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर है। प्यारे साथी, दर्पण और लेंस हमारे कैसे होंगे प्यारे साथी, दोनों मतलब उत्तल दर्पण होगा या फिर लेंस हमारा अवतल होगा, दर्पण हमारा उत्तल होगा कि लेंस हमारा अवतल होगा। अगर ये दोनों कंडीशन है तो ये सही होगा, या फिर दोनों के दोनों हमारे उत्तल हैं, या फिर हमारा दर्पण अवतल है और लेंस हमारा उत्तल है, या फिर दोनों अवतल हैं। तो हमेशा याद रख लेना कि अगर कभी भी हमारे पास एक दर्पण दे दिया जाए और एक हमको लेंस दे दिया जाए और फोकस दूरी हमारी धनात्मक 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर कहने का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ये दूरी आपकी धनात्मक होगी। ये दूरी कैसी होगी प्यारे साथी, ये दूरी आपकी धनात्मक होगी। अगर यहाँ पर -15 सेंटीमीटर देता तो आप कह सकते थे कि यहाँ पर माइनस ऋणात्मक है, पर यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो इसका मतलब धनात्मक होगी। और अगर धनात्मक हो रही है दोनों कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रख लेना कि जो भी हमारा दर्पण है और जो भी हमारा लेंस है वो दोनों के दोनों हमारे अवतल होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का डी नंबर हो जाएगा, यानी दोनों अवतल हमारे यहाँ पर लेंस और दर्पण होने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद अच्छे से आपने समझा होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन वापस आ गया, तो आप इसको काट लेना। ठीक है, इससे मतलब नहीं है हमको। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता हमको 2 डायोप्टर दे रखी है। कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर समझो कि यहाँ पर जो हमको ज्ञात करना है वह हमारा है फोकस दूरी, और हमको यहाँ पर क्षमता दे रखी है। तो क्षमता को हम लोग डिनोट करते हैं P से। ठीक है, इस बात को आप याद रख लेना, क्षमता को हम लोग डिनोट करते हैं P से, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर।
ठीक है। और फोकस दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, और इसका मात्रक होता है मीटर या फिर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि यहां से मुझे फोकस दूरी कैसे निकालनी, तो फार्मूला याद कर लेना। फार्मूला होता है P बराबर 1/F। और अगर आप सभी लोगों को यहां पर क्षमता पहले से दे रखी है ना, तो यहां पर 1 की जगह आप 100 कर लेते हैं, और ये सेंटीमीटर में फिर फोकस दूरी आपकी निकल के आती है। तो F बराबर हमको निकालना है, तो F यहाँ पर ले जाएंगे और P को हम लोग यहाँ नीचे कर देंगे, यानी बटे में। P बराबर हम लोगों को दे रखा है 2, तो आंसर अगर आप निकालोगे 2 5 जा, यानी 2 पंचे 10, 50 सेंटीमीटर यहाँ से हमारी फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर यहाँ से हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। तो मैं यहाँ से सिंपल से कह सकता हूँ कि अगर हम लोगों को एक उत्तल लेंस दे दिया गया है और अगर हमको क्षमता उसकी 2 डायोप्टर दे दी गई है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी स्टूडेंट्स? तो यहाँ से फार्मूले से मैंने निकाल ली, उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होने वाली है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। ऐसा कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आता है तो सेम यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे सेंटीमीटर के लिए। अगर मीटर के लिए अप्लाई करना है तो 1/F ही लगाओगे। तो यहां पर मीटर में हमारी फोकस दूरी निकलेगी, यहां पर हमारी सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकलेगी, है ना। तो इस बात को आप याद रख लेना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गतिमान आवेशित कण जो है वह उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है, जरा ध्यान से समझिए। एक गतिमान आवेशित कण जो होता है स्टूडेंट्स, वह उत्पन्न करता है चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों। क्या उत्पन्न करता है? तो इससे पहले यहां पर 17 नंबर तो क्वेश्चन देख लो। 17 नंबर क्वेश्चन तो भूल ही गए, है ना। तो सबसे पहले 17 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि समान आंख के लिए दूर बिंदु होता है। अगर मैं समान आंख की बात करता हूं, समान का मतलब होता है कि ऐसी आंखें जो पूर्णतः कह सकते हो कि स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है, मतलब कि एकदम कोई भी उसमें दोष नहीं है, ठीक है, और एकदम स्वस्थ आंख है, समान आंख है। तो ऐसी कंडीशन अगर हो तो दूर बिंदु जो हमारा होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा अनंत होता है। मतलब हम जहां तक अपनी किरणों को डालेंगे, जहां तक अपनी नज़रों को डालेंगे, वहां तक ही हमें वस्तुएं जो होंगी अच्छी दिखाई पड़ेंगी, स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए हो गया क्वेश्चन। इसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक, और सारे प्रश्न आप नोट जरूर कर लेना। हर एक क्वेश्चंस में मैं आपका वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लगवाने वाला, क्योंकि भैया सारे के सारे ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। 20 क्वेश्चंस यहां पर देखिए आपके पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, कुछ नहीं तो ये 20 क्वेश्चंस तो पेपर से पहले आपको रट के चले जाना है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो स्टूडेंट्स, एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? मैंने आपको अभी बताया कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है एक गतिमान आवेशित कण। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, ये आपके पेपर में 100% आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। चलिए आगे बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे पास विद्युत धारा जो होती है उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है। अगर मैं विद्युत धारा की बात करता हूं तो विद्युत धारा हमारी किससे डिनोट की जाती है? आप सभी को पता है कि आई से डिनोट की जाती है, ठीक है। तो विद्युत धारा जो होती है, इसको उत्पन्न करने की हमारी युक्ति कौन सी होती है, वह क्या होती है युक्ति? तो आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो आंसर यहां पर हमारा देखिए, सबसे पहले जनित्र दे रखा है, गैल्वेनोमीटर ऑप्शन में दे रखा है, इमीटर दे रखा है और आपका मीटर दे रखा है। तो अगर मैं सही आंसर की बात करता हूं तो हमारा जनित्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनित्र हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी विद्युत धारा को जो उत्पन्न करने की स्टूडेंट जो युक्ति होती है वह आपकी विद्युत जनित्र होती है। तो इस बात को आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके पेपर में लगभग हर साल आता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। तो अगर मैं विद्युत शक्ति की इकाई की बात करता हूं तो ऑप्शन में देखिए वोल्ट दे रखा है, वाट दे रखा है, जूल दे रखा है, ठीक है, कूलाम दे रखा है। अगर मैं विद्युत शक्ति की बात करता हूं तो आप सभी को पता होगा, इसको डिनोट करते हैं पी से, और जो पी हमारा विद्युत शक्ति होता है, इसका जो यूनिट होता है, इसकी जो इकाई होती है, इसकी जो यूनिट होती है, वह आप लोगों की होती है वाट। क्या होती है? वाट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, इसको आप बिल्कुल सही कर लोगे। और इस तरीके से यहाँ तक देखिए मैंने 20 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, और ये 20 क्वेश्चंस स्टूडेंट पेपर से पहले आपको कुछ नहीं करना है, इन 20 क्वेश्चंस को घोर के पी लेना है। एक आप लोग नोट्स तैयार करना, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं
सारे के सारे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं नोट कर लेना और पेपर से पहले एक बार रट के चले जाना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं और जितने भी स्टूडेंट 95% लाना चाहते हैं हमारे इस चैनल F24 क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी गारंटी है किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े आसानी से 95% लेकर के आने वाले हो। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। अब देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो खंड बा आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो क्या स्टार्ट हो रहा है, आप कहोगे कि भैया खंड बा स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं खंड बा की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो आप यहां से कहोगे कि यहां पर जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे भैया, वह सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 50 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप कह सकते हो कि 4 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 4 नंबर वाले क्वेश्चंस, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। तो हर एक टाइप से जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं, जितनी भी वैरायटी होती है, लगभग आपने अगर देख ली, समझ ली, तो वर्णात्मक क्वेश्चंस इस वीडियो के बाद आपको कोई भी तरीका देखना ही नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो में आपके 50 नंबर पक्के, समझ लो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उपखंड का की। ठीक है, तो प्यारे साथी यहाँ से मैं आपको बताऊंगा उपखंड का में जो भी क्वेश्चंस हमारे हैं सारे के सारे केमिस्ट्री के हैं। तो केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ जो पेपर में लगभग हर साल आते हैं और सारे प्रश्न आप लोग देख लेना, किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देख लेना। और मैंने लगभग हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ से मैंने ये प्रश्न मिलाए हैं। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, तभी जा करके ये पेपर मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का है कि हमारी जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, इन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हो, उदाहरण आपको देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन से लगभग हर साल आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो बेहद अच्छे से इसको आप नोट कर लेना। और हाँ, पेपर देने जाना तो भैया आप लोग एक काम जरूर कर लेना कि पेपर कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डिटेल से बना रखी है, तो आप उसको भी देख लेना। ठीक है, कि हमको बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर कैसे लिखना है। ठीक है, चलो बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस की। 2 नंबर का ये भी प्रश्न है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है पहले वाले प्रश्न में, कह रहा कि श्वसन को क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है, समझाइएगा। जो हमारी श्वसन अभिक्रिया होती है बायोलॉजी वाली, तो जो श्वसन बायोलॉजी वाली अभिक्रिया होती है, श्वसन अभिक्रिया या फिर श्वसन तंत्र जो होता है, इसमें एक रिएक्शन होती है। तो वह जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताना है आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा करके। अगर आप बता दोगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए आगे नोट करिए। तो आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपके 2-2 नंबर वाले पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन, 2 प्रश्न आपको 2-2 नंबर के देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और लगभग केमिस्ट्री में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पहला प्रश्न होगा जिसमें आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। या तो पहला प्रश्न होगा जिसमें 4 क्वेश्चंस 1-1 नंबर वाले होंगे, दूसरा प्रश्न होगा जिसमें 4 क्वेश्चंस 1-1 नंबर वाले होंगे। तो इस तरीके से एक प्रश्न में 2-2 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस या तो 1-1 नंबर वाले 4 क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर 2-2 नंबर वाले 2 प्रश्न आए हैं। तो कैसे आए वो आपने समझ लिया। दूसरे वाले में पहला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ, यहाँ पर का की जगह ऑफ कर लो, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की यदि मैं नमी प्रूफ डब्बों में, तो कह रहा है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है अगर मैं इसको नमी वाले डब्बों में रख देता हूं तो ऐसी कंडीशन में क्यों इसको नमी वाले डब्बों में क्यों रखना चाहिए, आपको बताना इसमें क्यों रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जाली नहीं होगा, यार थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर पीपीटी मेकर से लिखने में, जाली की जगह जली कर लेंगे आप लोग यहाँ पर, जलीय। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो जलीय अभिक्रिया होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्या होती है। 2 नंबर का क्वेश्चन से एकदम आसान से हो जाएगा, डरने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एस्टर की जो एसिटीकरण अभिक्रिया होती है इसको आपको लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है।
तो एस्टर की जो एस्टीकरण अभिक्रिया होती है आप सभी को पता होगा, एथिल अल्कोहल को जब एथेनोइक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल जो हमारा होता है एथिल एसीटेट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। और एस्टर बनने की जो ये प्रक्रिया होती है, जो अभिक्रिया होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटीकरण अभिक्रिया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिसेल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो मिसेल अवधारणा, मिसेल क्या होता है? जब आप लोग कपड़े वाले साबुन को देखते हो, कपड़े के धुलने वाले साबुन को, तो इसी से संबंधित, इसी के उपलक्ष्य में एक टिप्पणी बना दी गई है मिसेल। तो मिसेल क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि आपके पेपर में जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चंस और आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब यहां पर देखो 6 नंबर वाला एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, पर उसके एक कंडीशन होगी। कंडीशन ये होगी, एक क्वेश्चन में तो आपको 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, है ना, पर जो दूसरा प्रश्न आएगा ना, उसमें आपको केवल सिंगल एक होगा क्वेश्चंस, और उसमें आपको थोड़ा सा बढ़ा, बहुत ज़्यादा, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें पूछ लेगा। और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको अलग अलग 3 तरीके से चीज़ें पूछ लेगा। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा उस समय में कि कौन सा प्रश्न आपको करना है, क्योंकि आपको केवल दोनों में से एक ही करना है, और करना वही है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसका आंसर आप कहीं भूलेंगे नहीं, जिसका आंसर आप लिखने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। तो वही क्वेश्चन आपको अथवा में करके आना है ना, 6 नंबर वाले में, क्योंकि 6 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते, बहुत अधिक नंबर होते, तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो मैं आपको कहूंगा कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लो। दोनों के दोनों क्वेश्चन 2026 में आपको जरूर देखने को मिलेंगे 100%। हो सकता हो ये आपके पेपर में आ जाए, हो सकता हो ये आपके पेपर में आ जाए, कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने पेपर थोड़ी नहीं बनाया है। पेपर बनाते हैं बोर्ड एग्जाम के टीचर, ठीक है, तो वह कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं, पर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको 2026 में पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे किसी ना किसी सेट में। तो आप दोनों तैयार कर लो, ठीक है। तो एस्टर, सबसे पहला क्वेश्चन अगर 6 नंबर वाले की बात करता हूं तो केमिस्ट्री का है कि एस्टर से आप क्या समझते हो। मैंने आपको अभी बताया था कि जब एथिल अल्कोहल और एथेनोइक अम्ल आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो एस्टर बनता है, और एस्टर बनने की जो अभिक्रिया होती है इसी को हम लोग एस्टीकरण बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि एसिटिक अम्ल के आपको मुख्य उपयोग भी लिखने हैं, और कह रहा है कि एथिल एसीटेट के जल अपघटन की अभिक्रिया भी आपको देनी है। तो लगभग 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़ें पूछ ली गई हैं। और प्यारे साथी 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ये वाला प्रश्न तो रट के ही चले जाना है। और इसके अलावा आपके पेपर में देखो, अथवा में मैंने आपको बताया ना कि 3 अलग क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वह आपके क्या होता है जब से पूछ लिए जाते हैं। क्या होता है जब, क्या होता है कि ये एक तरीके की रासायनिक समीकरण होती हैं। मतलब आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप लोगों को यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण देने पड़ते हैं, है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो इस बात को याद रख लेना। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ वापस। तो जैसे कि पहला हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है, पहला हमारा प्रश्न कह रहा है कि जो एथेनोइक अम्ल होती है इसकी अभिक्रिया आप लोग एथेनॉल्स के साथ कराइए, और सांद्र H2SO4 अभिक्रिया होती है। मतलब कि एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति यहाँ लिख लेना। उपस्थिति में क्या होता है कि अभिक्रिया होती है। तो आपको बताना है इस ऐसी रिएक्शन में क्या बनता है, क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन नोट कर लो कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो दूसरी रिएक्शन कि जो हमारी एथेनोइक अम्ल होता है, जब प्यारे साथी हम लोग एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम के साथ में कराते हैं, सोडियम मतलब Na, धातु हमारी सोडियम होती है, Na सभी को पता होगा। तो Na धातु के साथ जब अभिक्रिया होती है तो ऐसी कंडीशन में कह सकते हो कि अभिक्रिया क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल, है ना, जो एथेनोइक अम्ल होता है, जब हम लोग इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, अब सोडियम बाइकार्बोनेट को मैं बताता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ Na2CO3, ठीक है। इसको बोला जाता है Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को, 1 मिनट, NO2CO3 नहीं, इसको बोलते हैं NaHCO3, ठीक है। ये तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट है, पर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। तो जब हम लोग एथेनोइक अम्ल होता है हमारा CH3COOH, कभी कभी इसको स्टूडेंट हम लोग CH3CH2OH भी बोल देते हैं, CH3CH2OH,
ये नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसको यही बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी नहीं, इसका यही नाम होता है। तो एथेनोइक अम्ल हमारा ये है, इसको हम लोगों को इसके साथ में क्या कर देना, अभिक्रिया करा देना। तो बताना कि क्या होता है जब ये अभिक्रिया होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ से अगला उपखंड। जो आप लोगों का अगला उपखंड है प्यारे साथी, वो आपका उपखंड खा है। और उपखंड खा में मैं आपको देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन, इसको वास्तु उत्सर्जन की जगह आप लोग कर लो वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पो उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं बताना है, इसके प्रमुख प्रभावी कारकों का आपको उल्लेख करके बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्पोत्सर्जन हर साल पेपर में आता है, और फिर से मैं लिख भी देता हूं कि 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर में देखो प्यारे साथी, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो हमारे रंध्र होते हैं, जिनको मैं स्टोमेटा बोलता हूं, तो ये क्या होते हैं और ये कहां पर पाए जाते हैं, इनकी उपयोगिता भी आपको लिखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लगभग आपके पेपर में हर साल आता है, 100% आता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न 2 नंबर में फिर से है कि भोजन के पाचन में जो लार होती है, लार, ठीक है, जो हमारे मुख के अंदर पाई जाती है, जो हमारी लार होती है ये हमारे मुख के अंदर पाई जाती है। तो आपको बताना लार की क्या भूमिका होती है भोजन के पाचन में, आपको समझाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। बायोलॉजी में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, इस बात को आप लोग नोट कर लेना और इस अच्छे तरीके से हमारे इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लेना, आंसर आप लोग स्वयं से तैयार कर लेना। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, जहां पर मैं आपको दिखाता हूं 2-2 नंबर के आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का ये रहा, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का आपका ये रहा, और इसके बाद मैं आपको और प्रश्न दिखाऊंगा, फिलहाल इनको नोट करो सबसे पहले। तो सबसे पहला प्रश्न आप नोट करो कि स्वपोषी और परपोषी पोषण में आपको अंतर लिखना है। इसके बीच में आपको क्या लिखना है, इसके बीच में आपको अंतर लिखना है। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण के बीच में आपको स्टूडेंट्स क्या लिखना है, आपको लिखना है अंतर। 2 नंबर में आपको अंतर लिख लेना है। अगला आप लोगों का है श्वसन को परिभाषित करना है, और 2 नंबर में इसको भी आपको अच्छे से इसका आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। तो 4 नंबर आपके यहां से हो गए पक्के, और 2 नंबर आपको मैं अभी और पक्के कराता हूं, यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चंस मैं आपको अभी और कराता हूं। तो चलिए बात करते हैं अगले 2 नंबर वाले प्रश्न की अपने, ठीक है। तो ये हमारा अगला 2 नंबर वाला क्वेश्चन है कि मेंडल के जो प्रभाविता नियम होता है, इसको आपको समझाना है। तो मेंडल का जो प्रभाविता नियम होता है 2 नंबर में आपको इसको समझा देना है। और यहां से अगर आपने वो तीनों की तीनों 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस कर लिए तो 6 नंबर आपके यहां से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अब देखिए मैंने यहां से आपके अथवा वाला एक क्वेश्चन करा दिया। अथवा वाला दूसरा जो क्वेश्चन होता है, मैंने आपको बताया था अभी फिजिक्स में कि यहां पर आपसे 2 से 3 चीजें पूछी जाती है। जैसे अनुवांशिकता से आप क्या समझते हो, अनुवांशिकता के जनक किसे माना जाता है उसका नाम बताना, और संक्षिप्त में मतलब आपको अनुवांशिकता के बारे में लिखना है। 1 से 1.5 पेज अगर लिखोगे तो ही जाकर आपको 6 नंबर मिलेगा, है ना। तो इस बात को आपको याद रख लेना है। तो मेरे हिसाब से आप ये भी अलग प्रश्न भी तैयार कर लेना पेपर में। और अब जो मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चंस कराए अथवा वाले, अभी मैंने जो आपको अथवा में ऊपर वाले, अथवा से ऊपर वाले मैंने आपको जैसे ये क्वेश्चंस कराया, ठीक है, इससे पहले 2 और कराए थे। तो 2-2 नंबर वाले वो जितने 3 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे प्यारे साथी, उनको भी आप नोट कर लेना और इस प्रश्न को भी आप नोट कर लेना। दोनों अगर तैयार कर लोगे तो पेपर में कोई भी प्रश्न आता तो कहीं दिक्कत तकलीफ कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात को आप याद रख लेना। इसके बाद देखो मैं आपको बताता हूं उपखंड गा। उपखंड गा में स्टूडेंट्स आपको मैं बताता हूं कि आपकी यहां पर पूछी गई फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको मैं बताता हूं फिजिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल आते हैं, सबसे पहले प्यारे साथी न्यूमेरिकल आते हैं, इस बात को आप याद रख लेना। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल आते हैं, दूसरे आपके डेरिवेशन आते हैं, ठीक है, डेरिवेशन। और तीसरा आपका पूछा जाता है यहाँ पर डेफिनीशन वाले क्वेश्चन, डेफिनीशन प्लस कुछ आपको डायग्राम वाले, डेफिनीशन वाले, डायग्राम वाले तो डेरिवेशन ही होते हैं, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं, पहला प्रश्न नोट कर लो, पहला न्यूमेरिकल नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अथवा में देखिए फिजिक्स में आपको 2 प्रश्न आते हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न करना होता है। पहला आपको अधिक से अधिक न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेगा, दूसरा आपको डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी एक प्रश्न कर सकते हो। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लेना और इस अवतल दर्पण वाले प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। इसके बाद अगला स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर भी आपको एक न्यूमेरिकल है और ये 100% आएंगे आपके पेपर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पर भी आपका एक डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
100% ये वाला प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखो 6 नंबर में ये क्वेश्चन है कि यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है, लंबवत रखा है, 60 डिग्री के कोण बनाते हुए रखा है, तो आपको बताना है कि चालक पर लगने वाला बल का सूत्र आपको ज्ञात करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 3 चीजें पूछी गई थी आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से, जैसे कि पहला चीज पूछी गई थी समांतर अगर रखा हो, पहली चीज आपसे पूछी गई थी समांतर रखा हो, दूसरी चीज पूछी गई थी लंबवत रखा हो, तीसरी चीज पूछी गई थी 60 डिग्री के कोण पर अगर हमारा चालक तार रखा है। तो प्यारे साथी आपको बताना है यहाँ पर कि चालक तार पर लगने वाले बल का सूत्र बताना है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आप ये भारी भरकम क्वेश्चन तो है नहीं, 3 चीजें पूछी गई हैं, डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, इस बात को बस याद रख लेना है बस। लेकिन इसके अलावा 6 नंबर में अथवा में फिजिक्स में भी एक और क्वेश्चन आता है। अब देखिए फिजिक्स में तो भैया हर प्रश्न में आपको 2 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, मतलब कि 4 नंबर वाले में भी 2 क्वेश्चन होंगे अथवा वाले, उसी तरीके से 6 नंबर वाले में तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सभी में 2 प्रश्न देखने को मिले थे। पर फिजिक्स में आपको कह सकते हो कि 4 नंबर वाले में भी ऑप्शन होगा कि आप 2 में से किसी एक प्रश्न को कर सकते हो, है ना। ऐसा ऑप्शन ना तो आपको केमिस्ट्री में देखने को मिला था, ना ही आपको बायो में देखने को मिला था। ये ऑप्शन केवल आपको फिजिक्स में देखने को मिला है। और 6 नंबर वाले में तो होता ही होता है कि 2 में से कोई एक प्रश्न चुनो, जो भी आपको आता है वह करो। तो अगर आपको ये वाला प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब का सामर्थ्य जो होता है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आप इस प्रश्न को भी लिख सकते हो। और इस तरीके से स्टूडेंट देखिए पूरा का पूरा आपका जो कह सकते हो कि विज्ञान का पेपर है क्लास 10, ठीक है, 10th विज्ञान का जो पूरा पेपर है मैंने आज आपको सॉल्व करा दिया। अगर आपने ये पेपर बहुत अच्छे से समझा है, हर एक क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से बारीकी से देखा है, साथ ही साथ नोट किया है और आपने समझा है कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं पिछली बार, तो प्यारे साथी इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी आसानी से मैं कह सकता हूँ अब 95% ला सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। कोई भी दिक्कत तकलीफ होगी, कैसी भी बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, सारे क्वेश्चंस मैं आपके पेपर से पहले करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।